नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप सवाल इंडिया का देख रहे हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकवाद का सफाया करने का जो काम है वो शुरू किया था। वो प्रहार सीमा के उस तरफ था और अब उसका दूसरा चरण जो आप देखेंगे, घर के अंदर किस तरीके से सफाई हो रही है उसके बारे में जरा आज आपको बताते हैं। कश्मीर घाटी के अंदर छुपे हुए आतंकवादियों को उनके बिल से निकालकर उनका सफाया किया जा रहा है। आज फिर से जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। यानी कि पिछले 48 घंटे में 6 आतंकवादी मार दिए गए हैं। मारे गए आतंकवादियों का नाम आसिफ, आमिर और यावर है। तो ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, इसको लेकर जिस तरीके से बार बार जो देखा जा रहा था कि एक तरफ देश के जो दुश्मन हैं उनसे सेना लोहा ले रही है और दूसरी तरफ देश के अंदर जो गद्दार हैं, जो आतंकवादी हैं, उन पर भी अब कड़ा प्रहार किया जा रहा है। ये जो आतंकवादी हैं, इनकी कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं। और ये आतंकवादी जो हैं वो काफ़ी खतरनाक आतंकवादी हैं। ये जो आतंकवादी हैं, इनकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है इनके गुनाहों की, और इसी वजह से इनका मारा जाना इतना ज़रूरी हो जाता है। चलिए, तो अब आपको बता दें कि ये आतंकवादी जो हैं वो कितने ख़तरनाक थे और इनकी ज़रा एक हिस्ट्री भी आपको बता दें। आसिफ अहमद शेख अवंतीपुरा में डिस्ट्रिक्ट कमांडर लेवल का आतंकवादी था। 18 अप्रैल 2022 से ये एक्टिव था और इसको कैटेगरी सी का आतंकवादी माना गया है। कैटेगरी सी में इसको रखा गया था आतंकवादी को। वहीं आमिर नज़ीर वानी 26 अप्रैल 2024 से एक्टिव था। ये भी कैटेगरी सी का आतंकवादी है और त्राल का रहने वाला है। और दूसरी तरफ यावर अहमद भट्ट 26 अगस्त 2024 से एक्टिव है और ये भी कैटेगरी सी का आतंकवादी है, जो कि त्राल इलाके का रहने वाला है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को, खास बात यह भी है, पहले जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में सीमा पार आतंकवादियों का सफाया, और अब देश के अंदर छुपे हुए आतंकवादियों को भी चुन चुन के मारा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जो 14 लोकल आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी थे। उन 14 आतंकवादियों में से आधे आतंकवादी महज 48 घंटे के अंदर साफ हो गए हैं। आप देखें कि मंगलवार को शोपिया में इनकाउंटर हुआ और शोपिया में शाहिद अहमद कुट्टे, जो कि लश्कर कमांडर था, वो मारा गया और उसके साथ में उसके 2 साथी और मारे गए। इसके बाद आज जो है त्राल इलाके में इनकाउंटर हुआ, जिसमें जैश ए मोहम्मद का पूरा मॉड्यूल था वो खत्म कर दिया गया। जिसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था आसिफ अहमद शेख का, जो कि त्राल का ही रहने वाला है और 2022 से लगातार एक्टिव है घाटी में और कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। आसिफ का घर जो है वो पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तोड़ दिया था। दूसरा आतंकी है आमिर नज़ीर वानी। ये भी त्राल इलाके का रहने वाला है और ये भी 2024 से एक्टिव है। जैश ए मोहम्मद का एक कुख्यात आतंकवादी है। और तीसरा जो आतंकवादी है वो यावर अहमद भट्ट, ये भी त्राल का रहने वाला है और ये भी सी कैटेगरी का आतंकवादी है और लगातार जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। आज सुबह सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि त्राल इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हैं। इसके बाद जो सेना के जवान हैं और जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया और जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, इन आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग शुरू की। जवाब में सुरक्षा बलों ने जो है वो फायरिंग की और साथ में कोई आसपास जो सिविल इलाका है, जहां पर रिहायशी इलाका था, वहां कोई डैमेज ना हो, कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, इसके लिए भी लगातार जो सेना के जवान हैं उन्होंने पूरी कोशिश की और ड्रोन कैमरे के जरिए लोकेट किया कि आतंकवादी कहां बैठे हैं। ड्रोन कैमरों की फुटेज में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि आतंकवादी एक शैडो के अंदर नीचे बैठे हुए हैं, हाथों में हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये लगातार सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग कर रहे थे। लेकिन इस पूरी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों के जवानों ने तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। तो कुल 14 जो लोकल टेररिस्ट थे, उनमें से 6 आतंकवादी महज 48 घंटे के अंदर मार गिराए गए हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी कि लश्कर और जैश के 2 बड़े मॉड्यूल बीते 48 घंटे के अंदर खत्म कर दिए गए हैं। जी
बने रहिएगा हमारे साथ। मुकेश, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने बादामी बाग एयरबेस का दौरा किया और वहां से पाकिस्तान को एक करारा जो कहें संदेश भी भेजा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह भारत नहीं करता। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने धर्म देखकर मारा, हमने उनके कर्म को देखकर मारा। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। चलिए, मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, राजनाथ सिंह की भी दो टूक सीधा सीधा भारत ने जो एक नई डॉक्ट्रिन है उसको बार बार दोहरा दिया है कि आप न्यूक्लियर वेपन अपने पास रखें, अगर आतंकवाद करेंगे तो करारा जवाब मिलेगा। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार वो सेना के जवानों के बीच जा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं और साथ में वहीं से पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन के नाम पर ब्लैकमेल किया तो उसका जवाब जो है क्या होगा। वो हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ है और किस तरह पाकिस्तान की सेना को मुंह की खानी पड़ी है। तो ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रमोट किया, आतंकवादी भेजे, तो वही हाल होगा जैसे अभी हुआ है। उनके तमाम जो सैन्य अड्डे हैं वो तबाह हुए हैं, कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 3 बड़े आतंकी संगठनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो तबाह हुए हैं, लॉन्च पैड तबाह हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर तबाह हुए हैं। तो लगातार जो रक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं वो तमाम जगहों पर गए हैं, खासतौर से सेना के बीच में गए हैं और उन्होंने वहां से जाकर एक चेतावनी भी दी है और जो हमारे जवान ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे उनका हौसला भी बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश है कि अगर आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, से प्रमोट किया, तो जवाब ऐसे इसी तरह से मिलता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में लोगों को, अगर थोड़ा आप लोगों को लगा हो कि आज सांस लेने में परेशानी हो रही है, धूल बहुत ज़्यादा है, तो मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों में ये मुश्किल जारी रह सकती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अचानक आसमान में छाई धूल ने लोगों को सांस लेने में तकलीफ जो है वो बढ़ा दी है। पंजाब और हरियाणा से चल रही तेज़ हवाओं ने उत्तरी पाकिस्तान से धूल को दिल्ली तक पहुंचा दिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में धूल भरी आंधी और बढ़ते तापमान की चेतावनी भी जारी की है। राजस्थान में बन रहे प्रेशर ग्रिड को इसका मुख्य कारण बताया गया है। इसी के चलते हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हम बीकानेर की भी आपको तस्वीरें ज़रा कुछ दिखाएंगे। तस्वीरें जो हैं वो अब आपको बताएं किस तरह का ये धूल का पूरा एक आंधी, एक पूरी दीवार बीकानेर पे आज पूरी तरीके से हावी रही। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली वालों को अगले कई दिनों तक धूल और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ेगा। वहीं एक दो दिन में इसी तरीके से डस्ट स्टॉर्म भी बने रहेंगे। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज सुबह की ही तस्वीरें हैं, जब इस तरह की धूल भरी आंधी देखने को मिली और दिल्ली के अंदर भी जो है ये इस तरीके से मौसम जो है वो बदलता हुआ नज़र आया। तो अगले 2-3 दिन इसी तरीके का मौसम रहने की उम्मीद है। सबको अपना ख्याल भी रखना होगा। उसके साथ साथ ये जो डस्ट स्टॉर्म के बाद जिस तरीके से बढ़ रहा है यहाँ पर तापमान, वो भी एक चिंता का विषय है। चलिए से चलते हैं जीपी शर्मा साहब के पास, अध्यक्ष है मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन स्काईमेट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या कारण रहे हैं इतने बड़े जो डस्ट स्टॉर्म हमने जैसलमेर में भी देखा और राजस्थान के कई शहरों में भी, और अब दिल्ली तक उसकी मार दिखाई पड़ रही है? धन्यवाद अंकित। देखिए, इस बार थोड़ा मौसम में आपने नोट किया होगा कि कुछ बदलाव है। अप्रैल के आखिरी दिन हम देखें तो उत्तर भारत में दिल्ली समेत तापमान काफ़ी बढ़ गए थे। पहला जो हाफ है मई का, अभी तक कोई इतनी हमें ज़्यादा गर्मी देखने को मिली नहीं है। कल पहला दिन था जब परसों जो दिल्ली का तापमान 40 डिग्री पहली बार पहुंचा मई के महीने। हालांकि लगभग सामान्य तापमान दिल्ली में मई के महीने में 40 डिग्री होता है। उसका कारण था कि काफ़ी सारी वेदर एक्टिविटी होती रही। अगर आपने नोट किया होगा, पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी एक्टिव रहे। पंजाब, हरियाणा समेत, दिल्ली समेत, इवन पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी वर्षा और तेज वर्षा के साथ साथ मौसम में बदलाव देखने को मिला और उसके चलते तापमान बढ़े नहीं। अब मौसम में बदलाव है, उसके कारण तापमान बढ़े हैं। नॉट ओनली दिल्ली का तापमान, पूरे उत्तर भारत में भी तापमान बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गंगानगर देश का सबसे गर्म स्थान रहा, 45 डिग्री पार किया। इसी तरह पाकिस्तान की बात करें, उसके बॉर्डर के एरिया के तापमान जो है 47-48 डिग्री तक है। और जो हीट है, वातावरण का कोई बैरियर तो होता नहीं है और हवाएं जो है वो फेवरेबल है, पश्चिमी हवाएं हैं, ड्राई हैं, और इसलिए उस स्थानों पर भी जो अक्रॉस द बॉर्डर वेदर एक्टिविटी हुई है, तापमान बढ़े हैं, फेवरेबल विंड डायरेक्शन, उसके कारण वो सब हीट कहिए या डस्ट कहिए, वो सब कुछ वहीं से ट्रांसपोर्ट होके एडवेक्शन की वजह से वहां से हमारे रीजन पे आता है। और राजस्थान से होते हुए आज, कल पहला दिन था आज सुबह, जब दिल्ली जैसे क्षेत्रों में एक मोटी सी परत देखने की मिली धूल मिट्टी की। तो ये कब तक जारी रहेगा सर, और आने वाले कुछ दिन किस तरीके के रहेंगे? क्या अब ये कहा जा सकता है कि हम जो बिल्कुल प्रॉपर गर्मी का जो टाइम होता है, जैसे आपने कहा कि मई में मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि यूजुअली 2-3 दिन इस तरह का मौसम रहता है जब डस्ट स्टॉर्म आते हैं या बारिश होती है, इस बार थोड़ा ज़्यादा ऐसा 10-12 दिन तक इस तरीके का मौसम बना रहा, तो उसका क्या असर होगा? क्या आगे और ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी अब? देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी तो मैं नहीं कह पा रहा अभी इस वक्त तक,
हाँ, अगले जो 3-4 दिन की बात करें, उत्तर भारत में तापमान बढ़ेंगे, दिल्ली में भी बढ़ेंगे। आज के दिन की भी बात करें तो दिल्ली का तापमान 41 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, एक बार फिर से 40 डिग्री या 40-41 के बीच में रहेगा। इसी तरह देश के जो बाकी उत्तरी भाग हैं, उनमें भी मैदानी क्षेत्रों में तापमान इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें कि तापमान ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका मेन रीज़न एक बार फिर से, क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, 47-48, और पिछले दिनों तो वहाँ 49 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया था। तो अभी अगले 3-4 दिन में तापमान बढ़ेंगे, हमारे भी बढ़ेंगे और अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ भी बढ़ेंगे। उसी हीट के कारण हमारे जो धूल भरी आंधी की बात करें, डस्ट रेजिंग विंड्स की बात करें, जिससे किक अप होगी डस्ट वगैरह, वो उसकी स्थिति बनी रहेगी। जी। तेज हवाओं के साथ साथ उसकी स्थिति बनी रहेगी और ये तभी सेटल होता है ज़्यादा। मेन तो यही हो कि अगर वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए, वो उसके कारण तो एकदम से सेटल हो जाता है, पर ऐसी स्थिति बन नहीं रही कोई। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली, उसके आसपास या इवन राजस्थान के क्षेत्रों में और धूल भरी आंधी आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ी हुई है। जी। तो इसलिए क्विक सेटलमेंट तो नहीं होगा। हाँ, क्योंकि गर्म है, थर्मल्स होते हैं, इसलिए वो इसको सेटल होने नहीं देते हैं। जो ज़्यादा तापमान बढ़ जाते हैं, जी। इसको सेट अगर कम तापमान हो जाए, ड्रॉप हो जाए, तो एकदम से ये सेटल ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसा लगेगा कि शायद अगले 2-3 दिन तक, तो जब तक स्थितियां बदलती नहीं है, तो हमें एक ये ऐसी सर दस्त के धूल लिए अटैक देखने की को आज जो मिलेगा। हम लोग समझ रहे हैं, जैसा आपने बताया कि अगर बारिश नहीं होगी तो ऐसे इसको सेटल होने में टाइम लगता है, क्या आने वाले कुछ दिनों में ऐसी उम्मीद करी जा सकती है कि कुछ इससे रिलीफ मिल जाए? कब तक आप इसका रिलीफ देख रहे हैं? और मैं एक छोटा सवाल उसमें और ये भी जोड़ देता हूं कि इस बार जो प्रचंड गर्मी देखने को मिलती है मई जून में, उस पर क्या प्रेडिक्शंस हैं सर? देखिए, गर्मी जो अगले कुछ दिन है, जैसे मैंने पहले कहा, कोई उतना ज़्यादा जितना नॉर्मली पिछले साल दिल्ली का तापमान 47 डिग्री पहुंच गया था, और इस बार केवल अप्रैल में ही 42 डिग्री एक बार क्रॉस किया। अभी तक तो मई के महीने में 40 के आसपास तापमान है, एकदम से बढ़ने की संभावना तो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि 2 डिग्री तक बढ़ के 42 डिग्री तक जो उसके आसपास पहुंच सकता है। तो जो नॉर्मल गर्मी होती है मई के महीने में उत्तर भारत के विशेषकर क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान को सिर्फ छोड़ दें, जी। बाकी जगह दिल्ली और उससे आसपास क्षेत्रों में मैं नहीं समझता कि एकदम से इसमें बढ़ोतरी होगी या बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हमें देखने को मिलेगी। बाकी वेदर एक्टिविटी जो है, हाँ, अगले 2 दिन तक भी परिस्थितियां बनी हुई हैं हल्का डस्ट स्टॉर्म आने की, तेज़ हवा चलने की। चाहे डस्ट स्टॉर्म नहीं भी आए, क्योंकि काफ़ी देर तक मौसम शुष्क रहने के बाद धूल मिट्टी वैसे ही जमा हो जाती है सरफेस पे, और जैसे ही हवा तेज चलती है तो वही उसको डस्ट को किक अप कर देती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होने की संभावना मैं नहीं देख पा रहा अभी। वर्षा की भी परिस्थितियां नहीं बनी है, हो कि कहीं होगी भी तो लोकलाइज, कहीं छोटा मोटा एक पैच बनेगा। वाइड स्केल पे इस तरह का मौसम बदलाव नहीं होगा जिसके कारण कि ये धूल एकदम से सभी क्षेत्रों से छट जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। दिल्ली में अगर आप रहते हैं या पूरे उत्तर भारत में, तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। एक अच्छी बात यह है कि गर्मी का जो प्रकोप है वो उस तरह का नहीं है जिस तरीके का हमने पिछले साल देखा, लेकिन ये धूल आपके लिए मुश्किल ज़रूर पैदा कर सकती है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. चलिए, वक्त अब हो चुका है मोटोरोला प्रेजेंस हेडलाइंस का। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा सीधे आपको लिए चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत पर कहा है कि बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय होगी और बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी।
आतंकवाद पर रोक लगाने तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा और बातचीत सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पाक का अवैध कब्जा हटाने पर ही अब भारत करेगा। तो वो सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, कब्जा कैसे हटेगा पाकिस्तान का इस पर होगी। और जब तक आतंकवाद नहीं रुकता, जब तक पाकिस्तान अपने यहां से आने वाले आतंकवाद का नल नहीं बंद करता, तब तक सिंधु जो पानी जो नदी का जो समझौता है वो स्थगित रहेगा। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the cabinet committee on security and the government obviously was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that. पाकिस्तान को समर्थन देने को लेकर भारत के में तुर्की और अजरबैजान का विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान का साथ देना दोनों देशों को भारी पड़ेगा? तुर्की के खिलाफ भारत में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम टूरिस्ट बुकिंग की बात करें तो यहाँ पर एक हफ्ते में 60% बुकिंग में गिरावट दर्ज की गई है, जो भारत से बुकिंग की जा रही थी तुर्की के लिए। अजरबैजान की बात करें तो यहाँ भी लगातार पर्यटक जो हैं वो बुकिंग रद्द कर रहे हैं। भारतीय कारोबारियों का भी विरोध यहाँ पर अब तेज हो गया है। टर्की को लेकर हमने देखा था जो ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, वो टर्की के ड्रोन थे, यानी कि टर्की ने यहाँ पर पाकिस्तान की पूरी मदद की थी। और अब यहाँ पर व्यापार के टर्की को बड़ा झटका लग रहा है। पर्यटन बुकिंग में एक हफ्ते में 60% की गिरावट। अजरबैजान की बुकिंग जो है उसकी बात करें तो वहाँ पर भी बुकिंग रद्द हो रही है। बिल्कुल, और लोगों में साफ तौर पर जो गुस्सा है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि समय समय पर जब भी तुर्की हो या अजरबैजान हो, जब भी उन्हें मुश्किल समय में भारत की मदद की ज़रूरत पहुंची हो तब भारत ने उनको मदद पहुंचाई हो। लेकिन जब वॉर में ऐसी स्थिति आई तो पाकिस्तान का साथ देते हुए जो ये दोनों देश है वो नजर आए, जिनके खिलाफ अब लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। अब तुर्की अजरबैजान को भारतीयों का जवाब किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बुकिंग में 60% की गिरावट देखी गई है। पुरानी बुकिंग का कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया है। मेक माई ट्रिप तुर्की अजरबैजान के लिए 50% बुकिंग को अब तक रद्द किया जा चुका है। तो ये असर फिलहाल पड़ रहा है। ट्रेवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया किस तरीके से कदम उठा रहा है, अब देखिए तुर्की अजरबैजान के लिए भारत क्यों जरूरी है ये भी हम आपको समझाते। 10 साल तुर्की में करीब 3 गुना भारतीय पर्यटक बढ़े थे। भारत तुर्की के लिए सबसे बड़े पर्यटन मार्केट में से एक है और 2024 में जो भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे वो पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही थी। बिल्कुल, तो इसकी वजह क्या है? भारत में जो ये आक्रोश है तुर्की के लिए, उसे किस तरह से आगे वो बढ़ा रहे हैं, क्या झटका यहाँ पर तुर्की को लगने वाला है, वो आपको हम यहाँ पर बताते चलते हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो 1,19,503 पर्यटक जो हैं
वो यहाँ पर आए थे 2014 में। अब ये आंकड़ा 10 सालों में बढ़कर कहाँ पहुँच गया? 3,30,000 पर्यटक जो हैं वो 2024 में तुर्की पहुँचे थे। एक पर्यटक के खर्च की अगर यहाँ पर हम बात करें तो $1,200 से $1,500 तक का खर्च एक पर्यटक पर यहाँ पर आता है। और जब इस तरह के देशों में लोग जाते हैं तो जब अमूमन अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, यानी कि हमेशा एक से ज़्यादा ही लोग रहते हैं। 2023 में भारतीय पर्यटक जो है करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो उन्होंने किया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी में कितना बड़ा फायदा हो रहा था। और अगर इसमें अब यहाँ पर बढ़ती है या कमी आती है तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पर्यटकों का गुस्सा है वो बढ़ा है और बुकिंग्स जो है उसमें कमी आई है। तो यहाँ पर हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो भी जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लाली साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। दीपक बोरा साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं। और मेजर जनरल राजन कोचर रिटायर्ड जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह लाली साहब, सबसे पहले अगर आपके पास मैं आऊँ, ये जो गुस्सा है ये स्वाभाविक है यहाँ पर भारतीयों का, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ उसकी वजह पाकिस्तान था। उसने पहलगाम पर हमला किया था, उसने एस्केलेट किया था इस पूरे मामले को, जिसके बाद भारत को जवाब यहाँ पर ज़रूरी था अपने नागरिकों के हित में देना। लेकिन यहाँ पर अजरबैजान और जो तुर्की जैसे जो देश हैं वो पाकिस्तान के जब समर्थन में यहाँ पर सामने आते हैं तो ये बहुत हैरानी होती है। नमस्कार आदित्य जी, नमस्कार आयुषी जी। मुझे ना एक शेर याद आ रहा है कि अपने बारे में अगर और बेहतर जानना हो तो न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, सिर्फ आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। अभी शेर का लबालब ये है कि एक सरकार तो एक हाथी की तरह है, अपनी चाल चलती है और अपने हिसाब से चलती है, वो भी जब इतनी बड़ी जमहूरियत हो। पर अब हम हर हिंदुस्तानी को अपने ज़मीर से बात करनी होगी कि क्या हम उन देशों के साथ जाके उनकी रोटी रोजी का जरिया बन सकते हैं जिनके हाथ डायरेक्टली एक रोग नेशन पाकिस्तानियों के साथ रंगे हुए हैं। जी, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आप देखिए, आपको कुछ रिएक्शंस हम दिखाते हैं कि कैसे भारत में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है और बड़े एक्शन की मांग पूरे देश में इस वक्त उठ रही है। क्योंकि टर्की और अजरबैजान ने, जो कि भारत से बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त करते हैं, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया है। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज देश के व्यापारियों से और अन्य लोगों से ये कहा है कि आने वाले समय में टर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार किया जाए। जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत के व्यापारी कभी भी उसका समर्थन नहीं करेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। ऐसे देश में पर्यटन करने कौन जाना चाहेगा जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, जो आतंकियों के साथ खड़ा हो, जो खुलेआम बोले कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो हमारा भाई है। तो ठीक है, आपका भाई है, भारतीय तुर्की नहीं जाएंगे। भारतीय जितने व्यापारी हैं उन्होंने स्वतः निर्णय लिया है, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें कि हम तुर्की से सामान नहीं मंगवाएंगे। तो ठीक है, वो रहे पाकिस्तान के साथ खड़े। पाकिस्तान गिर रहा है, तुर्की भी गिरेगा, विश्व देखेगा। जो बायकॉट कॉल है ये बहुत ही नेचुरल तरीके से पूरा देश अपील कर रहा है, सारे लोगों से, पूरे देश को, पूरे कंट्री को, सबको जो है वो अपील कर रहा है कि वो आप जो है बायकॉट करिए। और मुझे लगता है कि ये बायकॉट जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, इनकी पूरे इकोनॉमिक्स को तोड़ना और इनको सबक सिखाना। भारत और पाकिस्तान की जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसकी हम भरपूर अल्फाज में निंदा करते हैं और ये अफसोसनाक कदम तुर्की ने उठाया है। तुर्की को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब है आतंकवाद को सपोर्ट करना, और पहलगाम में जो घटना हुई वो आतंकवादी जालिमाना जाबिराना घटना थी। तो इस पर जो है किसी एतबार से आतंकवाद का सपोर्ट तुर्की को नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक बोरा साहब, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊँगी। 2023 का वो साल जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, राहत सामग्री भारत के विमानों द्वारा वहाँ पर पहुँचाई गई थी। ये सब भी अगर तुर्की जैसे देश भूल जाते हैं, ऐसे वक्त पर जब यहाँ पर मानवीयता दिखानी चाहिए थी, जब पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तब भी अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है और देख रहे हैं हम लगातार दोस्ती बढ़ती गई है इस दशक में, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे?
आपको लॉयल्टी चाहिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में तो जाके बाजार से कुत्ता खरीद के लाओ, वो जो आपको ज्यादा लॉयल्टी देगा। अब टर्की की समस्या क्या है मैं बता देता हूँ। 1920 में वो जो दशक था पहले विश्व युद्ध के बाद, वहां की जो खलीफा होता था ऑटोमान खलीफा, वो खत्म हो रहा था, उसको निकाला जा रहा था, तुर्की के लोग निकाल रहे थे। तो फिर भारत के जो मुस्लिम लोग हैं जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जो अब पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान नहीं था, उन्होंने पैसे भेजे थे। गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट चलाई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुर्की की किताबों में, स्कूल की किताबों में लिखा जाता है कि हमारी मदद की थी पाकिस्तान के लोगों ने। हालांकि पाकिस्तान उस समय जीता नहीं था, कोई नहीं था पाकिस्तान। तो ये उनके मन में है कि वो हमारा दोस्त है। दूसरा, मैम इस समय इस्लामिक समुदाय, 1 मिनट मुझे और दीजिए, इस्लामिक समुदाय में 4 चौधरी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो मैं चौधरी। सऊदी अरेबिया कहता है अबे बकवास मत कर, मेरे पास दोनों मस्जिदें हैं, मक्का और मदीना, मैं चौधरी। ईरान कहता है तुम खामोश हो जाओ, मैं चौधरी इतना बड़ा हूं। और फिर तुर्किया कहता है अरे ऑटोमन सुल्तान का तो शायद उसका सक्सेसर तो मैं हूं, तो मैं चौधरी। और ये जो बेवकूफ है आज़ाद दरबान, ये कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह मैं इस्लामिक उम्मा का मैं शहनशाह बन जा। तुर्की के साथ तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने मिलकर, आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक ऑल्टरनेटिव OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनाया था। सऊदी अरेबिया ने कहा एक झापड़ मारूंगा तो 1 पैसा नहीं दूंगा, वो सब ठप हो गया। तो ये लोग बेवकूफ हैं। अब ये जो कर रहा है इस समय अर्दोगान, ही इज अ हार्डकोर इस्लामिस्ट, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है। टर्की तो सेक्युलर देश होता था, लेकिन इसने बर्बाद कर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए प्रवीण खंडेलवाल साहब, सांसद है बीजेपी के। खंडेलवाल साहब, आप व्यापारी संघ से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। यहाँ पर किस तरह का आक्रोश जो है वो कारोबारियों में, व्यापारियों में इस वक्त तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को लेकर देखने को मिल रहा है? देखिए, आक्रोश बिल्कुल वही है जो आपके मन में और या मेरे मन में या देशवासियों के मन में है। आक्रोश किसी भी मामले में कम नहीं है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होगा, क्या भारत का व्यापारी इतना खुदगर्ज है कि उसके बाद भी उससे व्यापार करेगा? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमने तय किया तुर्की और अजरबैजान के साथ हम अपना व्यापार बंद कर रहे हैं। जब चीन ने गलवान पर हमला किया तब से लेकर के अब तक लगातार हम चीनी उत्पादों के बॉयकॉट का कैंपेन चलाए हुए हैं, और आज उस कैंपेन का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर तुर्की अजरबैजान को यह गलतफहमी है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के अपना कुछ भला कर सकता है, तो कब $300 मिलियन का नुकसान इमीडिएट डायरेक्ट तुर्की को और $308 मिलियन का नुकसान अजरबैजान को आज उठाना पड़ेगा, जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट ना तुर्की जाएगा ना अजरबैजान जाएगा। जी, राजन कोचर सर भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। राजन सर, पाकिस्तान का साथ देना यानी कि आतंकवाद का साथ देना, और जैसे कि हम देख रहे हैं पूरे देश में कई चीज़ों का बॉयकॉट किया जा रहा है, टर्की का बॉयकॉट किया जा रहा है। क्या सर बॉयकॉट करने से चीज़ें जो हैं वो संभल जाएंगी, या फिर आने वाले समय में भारत को कोई डिप्लोमेटिक कदम उठाने चाहिए ऐसे देशों के खिलाफ जो गद्दारी करते हैं, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हमने उठाया था? आयुषी और अदिति, बहुत ज़रूरी है अभी कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेना। ये एक पहला स्टेप हमने लिया है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को हम बंद करेंगे। ट्रेड का एक और स्टेप है, $10.43 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें भारत की तरफ से $6.65 बिलियन, और उसमें खास तौर पे हम उनको ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील, इस टाइप का हम उनको सामान देते हैं। तो उससे भी एक झटका एक्चुअली लगेगा, और इससे और हमको आगे बढ़ना है। देखिए, आज तुर्की अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो तुर्की के दुश्मन कौन है? ग्रीस। अजरबैजान का दुश्मन कौन है? आर्मेनिया। तो एक और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ग्रीस और आर्मेनिया को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है उनके साथ ये एंगेजमेंट। ग्रीस और आर्मेनिया को हमको डिफेंस मैकेनिज्म्स उनके मजबूत करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रीस के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, पर उनके पास फौज तुर्की के मुकाबले की नहीं है। तो एक हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स होते हैं, हमको उसके बाहर और जाके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स इनके साथ अपना करने पड़ेंगे, और इनकी फौजों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी इनको एहसास होगा। इस बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर तुर्की किस तरह से आगे
बढ़कर पाकिस्तान की मदद करता हुआ नजर आया, ये भी हमने यहाँ पर देखा। और किस तरह से वो एहसान फरामोशी कर रहा है, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर दीपक बोरा साहब भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे कि पाक के हमले में आप तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल जो हुआ है वो सीधे तौर पर हमारी सेनाओं ने यहाँ पर बताया किस तरह से भारत इससे पहले तुर्की की मदद करता रहा है। हम ये भी आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर अगर जब 2023 की हम भूकंप की बात करें तो 2023 में भूकंप के वक्त भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर भारत की तरफ से चलाया गया था। कई बार विरोध हुआ था इस बात का, बावजूद उसके भारत ने मानवीय मदद यहाँ पर पहुंचाई थी। भारत हमेशा संवेदनशीलता इन मामलों में, मैच्योरिटी इन मामलों में दिखाता रहा है। भारत ने कई टन अनाज, मेडिकल किट और कपड़े तुर्की के देशों को भेजे थे जो भूकंप से जूझ रहे थे, जो भूकंप से तबाह हो गए थे तुर्की के हिस्सों को। तुर्की ने भारत के साथ हर मोर्चे पर धोखा ही किया है। पिछले कई सालों का अगर हम रिकॉर्ड देख लें, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान का साथ तुर्की यहाँ पर देता हुआ सीधे तौर पर नजर आया। उसने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध एक तरह से किया। भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को अपने ड्रोन भेजकर तुर्की ने मदद पहुंचाई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आतंकवाद के पर पाकिस्तान का जो रुख रहा है, खासकर इस पर्टिकुलर मामले में, उसमें तुर्की उसका समर्थन करता हुआ नजर आया। वोरा साहब, यहाँ पर अगर जियो पॉलिटिकली हम देखें तो तुर्की खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब, यूएई की चुनौती का सामना कर रहा है और इनके प्रभाव को कम करने के लिए ही वो पाकिस्तान और मलेशिया जैसे जो गैर खाड़ी वाले मुस्लिम देश हैं उनके साथ संबंध मजबूत करता है। ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजी आगे क्या होगी? क्योंकि अगर हिंद महासागर की बात करें तो वहां पर भी वो अपना फोकस बढ़ा रहा है। हाल ही में हमने देखा था तुर्की की जो नेवी थी और पाकिस्तान की नेवी थी, उसमें साझा युद्धाभ्यास उन्होंने किया था। मैम जो मर्जी करता रहे, तुर्की के पास वो ताकत नहीं। एक चीज है ड्रोन्स के बारे में जो आप बात कर रही थी, इजरायली ड्रोन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है, हमारे उनके मुकाबले के हैं। उसके बाद ये सही है कि तुर्की जो ड्रोन बनाता है वो बहुत मशहूर है। उन्होंने आर्मीनिया, अजरबैजान, मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ आर्मीनिया में, जानता हूँ वो कितनी नफरत करते हैं तुर्की से। वो लोग उन्होंने अजरबैजान की मदद की थी जो वो जंग जीत गया था, नगोर्नो काराबाख अलग हो गया था, वापस ले लिया था। अफ्रीका में भी बेचा जाता है, 3 देशों में विशेष सलाहकारों, एशिया में भी बिकते हैं उनके ड्रोन। लेकिन मजेदार बात यह है मैम, इस्लाम गया जहां उसने जाना है, ये जो आधा दरबान है ये बड़ा खुश है ड्रोन बेच के, क्योंकि उस कंपनी का, सबसे बड़ी कंपनी जो ड्रोन बनाती है उसका मालिक एर्दोगान का बेटा है। अल्टीमेटली मैम ये बाजारी लोग हैं, अब पेट पे लात मारोगे ये लाइन पे आ जाएंगे। पाकिस्तान क्या करेगा? पैसे तो है नहीं, खैरात में चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं होने वाला, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी बात कर रहे थे कि ग्रीस और जनरल साहब बता रहे थे, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा, ग्रीस और आर्मीनिया के साथ हमारी ट्राइलैटरल एग्रीमेंट ऑलरेडी है। आर्मीनिया इस समय सबसे बड़ा खरीदार है भारत में बने हुए हथियारों का, और अब वो ब्रह्मोस मांग रहे, सारी दुनिया हमसे ब्रह्मोस मांग रही है जो कुछ भी। अब तो तुर्की भी मांगेगा हमसे, भाई मुझे भी ब्रह्मोस दे दो। बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान प्रेम पर कैसे तुर्की फंस गया है और 5 बड़े जो एक्शन है अब तक क्या क्या लिए गए हैं पूरे देश भर में। आप देखिए, भारत के बड़े व्यापार संगठनों ने जो तुर्की है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं है, यहाँ पर सरकार से व्यापार संबंधों पर अब पुनर्विचार की मांग यहाँ पर की जा रही है, जो तुर्की के लिए बड़ा झटका साबित होगा। और इसी के साथ साथ भारतीय पर्यटन तेजी से बुकिंग रद्द कर रहे हैं, यानी कि तुर्की से जो बुकिंग की गई थी पर्यटन की क्षेत्र में, वहां पर बुकिंग को कैंसिल किया जा रहा है। और एक और यहाँ पर बड़ी खबर शिक्षा के क्षेत्र से भी आई है। जेएनयू ने तुर्की की इनू यूनिवर्सिटी जो है उससे अपना करार जो है उसे तोड़ दिया है। बिल्कुल, और हिमालय राज्यों की सेब आयात बंद करने की जो मांग है वो भी एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। ये बड़े जो एक्शन है वो लिए गए हैं। तो यहाँ पर किस तरह से तुर्की जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, उसका जो पाकिस्तान प्रेम है वो यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। मेजर जनरल कोचर साहब, यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिक अगर हम पहलुओं पर भी बात करें तो जो हिंद महासागर में नौसेनाओं का, पाकिस्तान की नेवी और तुर्की की नेवी जो है उनका साझा अभ्यास जो चल रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? भारत के दृष्टिकोण से ये क्या मायने रखता है, इसके क्या मायने? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की नेवी का हमारी भारतीय नेवी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। और तुर्की उनको 1-2 वॉरशिप से ज़्यादा उनको क्या दे सकता है मुझे बताइए, क्योंकि तुर्की भी कोई इतना ज़्यादा एडवांस नेवल पावर नहीं है। और आपने इसको देख लिया कि किस टाइप के ड्रोन्स तुर्की ने हमको सप्लाई, ये पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। सोंगा ड्रोन एक एक करके इनको चुन के हमारे डिफेंस सिस्टम ने खत्म किए। तो एक हाइप एक्चुअली बनाई जाती है तुर्की के बारे में। ये अभ्यास करने दो इनको, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमारी जो नेवी है
वो 85 नॉटिकल माइल्स दूर ही है। और 85 नॉटिकल माइल्स आप जानते हैं कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कराची पोर्ट के लिए और ग्वादर के लिए, दोनों के लिए। और इसीलिए मैं ये इसको बोलता हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भारत को है मैरीटाइम क्षेत्र में, अभी हमने खाली अपना एयर पावर दिखाया है वो भी 10%, और अभी मैरीटाइम जो हमारे पास पावर है वो हमने ब्रह्मक्षत्र अभी तक लॉन्च ही नहीं किया है, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 18 यूरो सबमरीन्स हैं। तो ये 2 जो एक पोटेंट नेवल पावर का हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास 1/3 भी नहीं है, और एयरक्राफ्ट कैरियर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो तुर्की चाहे इनके साथ ये अपनी जो एक्सरसाइज कर ले, इनका कोई जो इनकी कैपेबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। और खास तौर पे मैं एक चीज और बताना मांगता हूँ, आर्मेनिया का जिक्र किया था। आर्मेनिया को हमने अभी रिसेंटली पिनाका हमने एक्सपोर्ट किया है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और आने वाले वक्त में आकाश और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स भी इनको दी जाएंगी कि ये एक जवाब दे पाए। अजरबैजान की इस डिस्कशन में ज्यादा बात नहीं हुई है पर अजरबैजान भी उसी कैटेगरी में हमको रखना है। सुरेंद्र सिंह लाली साहब, दीपक वोरा साहब और मेजर जनरल राजन कोचर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।